सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है जिलानी बानों के अफसानवी मजमूए रास्ता बंद है में शामिल अफसाना गुले नगमा। आफ्ताब अहमद गाते थे, न गुले नगमा हूँ न पर्दा साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। गुले नगमा किसे कहते हैं मम्मी? निगी 100 बार का दोहराया हुआ ये सवाल एक बार मम्मी के चेहरे पर फिर बिखेर देती। मम्मी की झुकी हुई आंखों में ढूंढती, मम्मी की बेताब उंगलियों से खेलने लगती, जो हर वक्त तानपुरे पर जाने किस राग को ढूंढे जाती हैं। मैं क्या जानूं? आफ्ताब अहमद कहते थे, किसी राग को साज पर हम आहंग करने की जो खोज है वही गुले नगमा है। उषा कहीं दूर देखने लगती। तो फिर आपने मेरा नाम गुले नगमा क्यों कर रखा? निगी ये बात बार बार पूछती थी। उषा को निगी के इस सवाल का जवाब नहीं देना था। वो तानपुरे को सर से लगाए उंगलियों को धीरे धीरे उस पर फेरने लगती। जब मोहन ने आफ्ताब अहमद को तेरी पैदाइश की खबर सुनाई तो वो बहुत खुश हुए। मोहन से कहा, इस लड़की का नाम गुले नगमा रखो। क्यों? आफ्ताब अंकल ने मुझे गुले नगमा क्यों बना दिया? निगी उषा के पास आ बैठी और तानपुरे पर रखे हुए उसके हाथ पर अपना भी हाथ रख दिया। उषा ने घबरा के तानपुरा रख दिया और अपनी बेटी को अपनी बाहों में समेटकर आंखें बंद कर ली। वो कहीं दूर चली गई थी। शायद वो जानते थे कि तुम साज और आवाज़ को हम आहंग करने की खोज हो। वो मुझसे बार बार कहते थे, ढूंढो, पकड़ो। वो कहते थे वो उषा की बातें सुनकर निगी की उलझन और बढ़ जाती थी। उसके आगे जाने कितने उलझे धागे, दायरे, सवाल चारों तरफ बिखर जाते थे। शायद इसीलिए मम्मी को मैं नज़र नहीं आती। वो मुझे बार बार पुकारे जाती हैं। मैं सामने बैठी हूँ मगर सारे घर में ढूंढती फिरती हैं। और फिर वो तानपुरा उठाकर एक जगह बैठ जाती हैं, आंखें बंद कर लेती हैं। निगी अपने कमरे में कोई किताब खोलकर बैठ जाती। शायद शाम होने वाली है। मोरे मंदिर अजहों नहीं आए, कोई चूक भई मुझसे आली। शाम के बढ़ते साए उषा को चारों तरफ से घेर लेते और वो जय जय विनती के सुर गुनगुनाने लगती। मम्मी अपने हर मूड का इजहार सिर्फ तानपुरे पर करती हैं। निगी के डैडी मोहन को भी उषा के इस मूड पर हंसी आती थी। वो निगी से कहते थे, सारे कलाकार किसी न किसी राग को खोजते रहते हैं। उनकी ये खोज ही किसी राग की पहचान बन जाती है, किसी देवता की बानी, किसी शायर का शेर। निगी को अपने डैडी पर प्यार आ जाता। बेचारे डैडी कभी ये नहीं सोचते कि मम्मी अपनी लंबी तानों के साथ कितनी दूर चली जाती हैं, जैसे किसी का पीछा कर रही हों। वो फिर कब लौट कर आएंगी? उषा कहती थी, निगी, ये कोमल सुर हैं, अधूरे सुर। मैं कोमल सुरों से आगे नहीं बढ़ी। मगर निगी को ऐसा लगता, मम्मी एक सुर पर ठहर कर किसी को पुकार रही हैं। मम्मी, आप किसी राग को कैसे ढूंढती हैं? मुझे तानपुरे पर गाकर सिखाइए ना। निगी मम्मी के पास आ बैठी। हट पगली, मैं अभी तक किसी राग की गहराई तक नहीं पहुंच सकी। इधर उधर भटकती हूँ। मैं तुम्हें आफ्ताब अहमद की गज़ल सुनाऊँ? सुनो, राग काफ़ी है ये। उषा को आफ्ताब अहमद का कैसेट लगाने का बहाना चाहिए। और फिर आफ्ताब की आवाज़ सुनकर मोहन भी न्यूज़पेपर एक तरफ फेंक देता। राग काफ़ी क्या है? निगी ये गज़ल आफ्ताब अहमद से सुनने के बजाय मम्मी के चेहरे पर पढ़ने लगती थी। देख दिल की ज़मीं लरसती है, याद जाना कदम संभाल अपना। मोहन कभी आंखें बंद करके राग की गहराई में डूब जाते, कभी मम्मी की तरफ देखकर मुस्कुराते। उषा, तुमने आफ्ताब से कुछ नहीं सीखा, इधर उधर भटकती फिरती हो। उषा जैसे अपनी सुध बुध खो देती थी। वो आफ्ताब अहमद के साथ साथ गाने लगती। उनके हर एक्शन का साथ देने पर मोहन को हंसी आ जाती। निगी को गुस्सा आता। वो वहाँ से हट जाती थी। अगर मैं किसी सुर को पकड़ लेती तो। उषा सोचे जाती थी। किचन में सब्ज़ी काटते में फिर गुनगुनाने लगती, यादें जाना कदम संभाल अपना। रात को मोहन उषा के हाथ से तानपुरा छीन कर एक तरफ रख देता था। फिर उसकी गोद में लेटकर उषा की तरफ यूं देखता था जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। निगी अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखती और इंतज़ार करती थी कि अब मम्मी डैडी के लिए कोई प्यार भरा गीत गाएंगी।
मगर डैडी का हाथ मम्मी के हाथ में है और मम्मी जाने किस राग की खोज में कहीं दूर चली गई हैं। मम्मी हर वक्त इतनी चुप चुप क्यों रहती हैं? कभी निगी बोर होकर डैडी से पूछती थी। कलाकार है तुम्हारी मम्मी, हर वक्त संगीत की दुनिया में खोई रहती है। निगी बड़े गौर से अपने डैडी को देखती थी। उन्होंने अपनी बीवी को कितने ऊंचे स्थान पर बैठा दिया है। डैडी मम्मी की गोद में लेटे हैं और मम्मी तानपुरे पर कोई राग ढूंढ रही हैं। मम्मी जाने कौन से राग के पीछे जा रही हैं। निगी आंखें बंद कर लेती। अब तो शाम के साए मंडलाने लगे हैं और अब मम्मी सोहनी के सुरों को छूने धीरे धीरे आगे बढ़ें तो जैसे एक एक करके चिराग बुझने लगते हैं और फिर उस बढ़ते हुए अंधेरे में जैसे मम्मी और डैडी गुम होने लगते हैं। जीवन जोत जले। जब उषा निगी को संगीत सिखाने बैठती थी तो निगी बोर हो जाती थी। मम्मी आप किसी राग को कैसे ढूंढ लेती हैं? कहाँ ढूंढा? मुझे कुछ नहीं मिलता। अगर वो मिल जाता तो। उषा जाने किन यादों में गुम हो गई। वो वो कौन मम्मी? निगी बड़े गौर से उषा की तरफ देखती थी। वही जिसे हमेशा गुनगुनाने को जी चाहता है। उषा जब अपनी बेटी से बातें करती थी, अधूरी अधूरी, मोहन निगी से कहता था, तुम्हारी मम्मी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, हर वक्त कला की दुनिया में गुम रहती हैं। मगर एक टीवी इंटरव्यू में उषा ने कहा था, मैं तो अभी सुर की खोज में हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ी। कौन सा राग, कौन सा सुर? निगी को ऐसा लगता था कि डैडी मम्मी को एक बड़ी आर्टिस्ट बनाकर किसी ऊंचे स्थान पर एक गुड़िया की तरह बिठा देना चाहते हैं, अपने आप से बहुत दूर। निगी कॉलेज के ड्रामों में काम करती थी। कभी उसे ऐसा लगता वो किसी ड्रामे का ऐसा कैरेक्टर है जिसे किसी ने पूरी तरह नहीं लिखा। वो हर वक्त अपने बारे में सोचती है। मोहन ऑफिस से आता था तो शराब का गिलास थाम कर टीवी पर कार्टून देखने लगता। फिर उसे दरबारी के सुर सुलाते थे तो भैरवी की तान जगाती थी। अकेली निगी सारे घर में दौड़ती फिरती। मम्मी, कल आपको डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, उषा ने गुस्से में कहा। आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं, कभी आईना दिखाऊं आपको? निगी, उषा ने घबरा के अपनी बेटी को देखा। तू मुझे आईना दिखाएगी? जानती है फिर क्या होगा? निगी को हंसी आ गई। क्या होगा मम्मी? मैं कैसी हूँ, कौन हूँ, क्या ये सब आईने में नज़र आ जाएगा? तो फिर आपका एंजियोग्राम होगा, तब पता चलेगा आपके दिल की राहें क्यों बंद हैं। नहीं नहीं, उषा घबरा के खड़ी हो गई। मेरे दिल की राहें क्यों बंद हैं ये डॉक्टर क्या जाने। उसने दीवाने गालिब खोल कर देखा। शायद दिल का दर्द गालिब ही कम करेंगे। निगी माँ के पास आ बैठी, प्यार से उसके हाथ थाम लिए। मम्मी, मैं तो जब आईना देखती हूँ अपने आप को पहचान लेती हूँ। नहीं, तू क्या जाने तू कौन है। आज उषा की ये बात सुनकर निगी घबरा गई। वो माँ के पास सरक आई और दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम कर बोली, बताओ मम्मी, मैं कौन हूँ? उषा ने अपने ठंडे हाथों से निगी के गर्म हाथ थाम लिए और फिर धीरे धीरे जैसे अपने आप से बातें करने लगी। ये तो मैं भी नहीं जानती तुझे किस राग की खोज ने जन्म दिया है। आफ़ताब अहमद कहते थे। आफ़ताब अहमद आफ़ताब अहमद का नाम आते ही निगी उषा को देखने लगी। मम्मी, आपको बचपन से संगीत सीखने का शौक़ था? हाँ, मेरे नाना पंडित शंकराचार्य इंदौर घराने के मशहूर गायक थे। उन्होंने मेरी माताजी को संगीत सिखाई और मैं कॉलेज के बाद संगीत सीखने पंडित हरि गोपाल के घर जाती थी। निगी मम्मी की बात सुनने के बजाय उन्हें देखे जा रही थी। उषा पुरानी यादों में खो गई। हमारे कॉलेज के फेस्टिवल में मोहन भी अपने मम्मी डैडी के साथ आए थे। उस दिन मैंने जय जयवंती का राग गाया था। मोरे मंदराजो नहीं आए, कोई चूक भई मोसे आली। मोहन को मेरा गीत बहुत अच्छा लगा था। सिर्फ गीत? निगी ने हंसकर उषा की तरफ देखा। हट शरीर कहीं की। उषा शर्मा गई। तो फिर शादी के बाद तो डैडी दिन रात आपसे गीत सुनते होंगे? नहीं, उषा उदास हो गई। हमारे ब्याह को 4 महीने भी नहीं हुए थे, तुम्हारे डैडी को शिकागो यूनिवर्सिटी का एक स्कॉलरशिप मिल गया। उन्हें 1 बरस के लिए अमेरिका जाना था। निगी को मम्मी का उदास चेहरा देखकर अच्छा न लगा। तो फिर आप मीराबाई के भजन गाने लगी डैडी की याद में?
हट, शरीर कहीं की। उषा ने बड़े प्यार से निगी को धकेल दिया। मेरे डैडी उस वक्त पाकिस्तान की इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी थे। उषा पुरानी यादों में खो गई। मोहन ने कहा, तुम भी उनके साथ 1 बरस के लिए पाकिस्तान चली जाओ। नहीं, मुझे पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। वहाँ भी बहुत अच्छे गाने वाले हैं, आबिदा परवीन, गुलाम अली, मेहदी हसन और आफ्ताब अहमद। आफ्ताब अहमद? उषा ये नाम सुनकर चौंक पड़ी थी। उसे आफ्ताब अहमद बहुत पसंद थे। जब वो टीवी पर गाते थे तो वो उन्हें देखे जाती। उनकी गाई हुई गज़लों की कैसेट्स वो बार बार सुनती थी। आफ्ताब तो मेरा दोस्त था, मेरा क्लास फेलो था, फिर पाकिस्तान चला गया। अब तो बहुत बड़ा मौसीकार बन गया है। मैं उसे फ़ोन कर दूंगा, तुम उससे गज़ल गाना सीख लेना। तो आप पाकिस्तान चली गईं? निगी की आवाज़ पर उषा जाने कहाँ से लौट आई। उषा जब निगी को ये कहानी सुनाती थी, निगी उसके चेहरे पर आते जाते रंग, अंधेरे उजालों की परछाइयों में जाने क्या ढूंढती थी। मम्मी, बोलिए ना, फिर क्या हुआ? उषा चौंक पड़ी। निगी को यूं देखने लगी जैसे किसी अजनबी चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर मोहन ने आफ्ताब को फ़ोन किया। मैंने आफ्ताब की आवाज़ सुनने के लिए कार्डलेस फ़ोन उठा लिया था। दोनों हंसी मजाक करने लगे। आफ्ताब मोहन से कह रहे थे, यार समझ में नहीं आता, बाबा आदम को अपने साथ हव्वा को दुनिया में लाने की क्या ज़रूरत थी। सच कह रहे हो आफ्ताब। मोहन को हंसी आ गई। दुनिया को संवारने की स्कीम तो धरी रह गई और औरत को समझने की खोज में आज तक लगे हुए हैं। फिर मोहन ने उन्हें डांट दिया, मगर तुम किसी औरत के चक्कर में पड़कर गज़ल गाना मत भूल जाना। मोहन ने मेरे दिल की बात कह दी थी आफ्ताब से, मगर वो मोहन की बात सुनकर उदास हो गए थे। मोहन यार, मेरी ज़िंदगी में तो हर औरत ने जहर घोला है। मेरी सौतेली माँ थी, फिर बेवफा महबूबा मिली, फिर इतनी अक्लमंद बीवी मिली जो मुझ जैसे लापरवाह इंसान से दूर चली गई। दोनों मिलकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मगर उषा ने बड़े दुख के साथ फ़ोन रखा था। बेचारा, इतना बड़ा फ़नकार और किसी औरत का प्यार भी नहीं मिला। रात को वो मोहन के पास लेटी तो आफ्ताब का जिक्र बीच में आ गया। इतना बड़ा कलाकार है और बेचारे को किसी भी औरत का प्यार नहीं मिला। उषा ने बड़े दुख से कहा, ये कलाकार लोग ऐसे ही होते हैं। मोहन ने लापरवाही से कहा, रोमांस तो चलते ही रहते हैं, मगर शादी हमेशा बेवकूफ़ औरत से करना चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए तुमने मुझे पसंद किया था? मोहन को हंसी आ गई। अगर तुम बेवकूफ़ न होती तो मेरे जैसे एक साइंटिस्ट से ब्याह क्यों करती? इतनी बड़ी आर्टिस्ट हो, पब्लिक टिकट लेकर तुम्हारा गाना सुनने आती है। तुम्हें तो आफ्ताब जैसे किसी कलाकार से ब्याह करना था। छी! उषा ने आफ्ताब के नाम को भी जैसे दूर हटा दिया था। इन कलाकारों के साथ कोई औरत जीवन गुजार सकती है? हर आन इनका मूड बदलता रहता है। मैडम जी, मगर एक बेचारा हर आन मूड बदलने वाली कलाकार के साथ जीवन बिता रहा है। मोहन ने उषा की प्यार भरी मार से बचने के लिए चादर में मुंह छुपा लिया। आफ्ताब अहमद जाने कैसा होगा, इतना बड़ा फनकार, शायद मुझसे बात भी ना करे। बहुत हैंडसम है, बड़ा हंसमुख भी। मैंने उससे कह दिया है, वो तुम्हें गज़ल गाना सिखा देगा। क्या? उषा खुशी के मारे रात भर सो न सकी। ख्वाब में बार बार आफ्ताब अहमद उसकी तरफ देख देख कर गुनगुना रहे थे। तो फिर आप आफ्ताब अहमद से मिली? निगी उषा के सामने पाँव फैला के बैठ गई। हम इस्लामाबाद गए तो डैडी ने मुझे डांट दिया। पाकिस्तान में इंडियन कॉन्सुलेट का कोई आदमी वक्त लिए बगैर किसी से नहीं मिल सकता, और फिर तुम एक पाकिस्तानी गाने वाले के घर जाओगी? फिर मैंने आफ्ताब अहमद को फ़ोन किया। रात को उनका कोई कंसर्ट था। उन्होंने हम सबको वहाँ बुलाया। हम गए तो पूरा हॉल भर चुका था। फिर आफ्ताब अहमद आए, शलवार सूट पहने, मुंह पर बाल बिखरे हुए। मम्मी, आफ्ताब अंकल हर वक्त हंसते रहते हैं ना? गज़ल गाते वक्त भी मुस्कुराते हैं। निगी को आफ्ताब के चेहरे पर आने जाने वाला ये मूड याद था। जब वो कोई अच्छा शेर गाते हैं ना, तो बस जैसे सुनने वाले की तरफ ही देखे जाते हैं। छी, मुझे तो शर्म आती थी जब वो। उषा जाने क्या क्या याद करते करते कहाँ पहुँच गई। तबले वाला उनकी तानों से हम आहंग होने की कोशिश में सारे बदन से काँप रहा था, और सारंगी बजाने वाला तो जैसे राग काफ़ी के सुरों को ढूंढता मेरे साथ साथ कहीं दूर चला गया था।
गाना ख़त्म हुआ तो आफ़ताब पर फूलों और नोटों की बारिश होने लगी। उन्होंने सबको झुककर सलाम किया और डाइस से यूं गायब हो गए जैसे कोई रंगीन ख्वाब। मुझे काफ़ी के उदास सुरों ने घेर लिया था। देख दिल की ज़मीं लरसती है, याद जाना कदम संभाल अपना। उठो, चलो। मम्मी ने मुझे पकड़ के उठाया था। मम्मी, डाइस के पीछे चलिए ना, आफ़ताब अहमद से मिलेंगे। नहीं, डैडी ने मुझे डांट दिया। तुम एक गाने वाले से मिलने जाओगी? दूसरे दिन आफ़ताब अहमद ने मुझे अपने घर बुलाया। वो अपने दोस्त मोहन की बीवी से मिलना चाहते थे। कैसा था उनका घर? निगी आज बड़े गौर से ये कहानी सुन रही थी। मोहन ठीक कहते थे कि वो बड़ा मनमौजी आर्टिस्ट है, इसीलिए बीवी छोड़कर चली गई। इतने शानदार घर में वो तो अकेला था। सारा घर नौकरों और दोस्तों से भरा रहता। आफ़ताब सुबह रियाज करने से पहले पीते थे। गाने के बाद दोस्तों से अच्छी बातें करना हो तो कहते थे, बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर। जब अपने दुखों को याद करके रोते थे तो कांपते हाथ में गिलास उठा लेते। फिर डैडी ने मुझे उनसे गाना सीखने की इजाज़त दी। निगी से बातें करते करते उषा कहीं दूर चली गई। आफ़ताब अहमद तानपुरा संभालते और उषा अपने आप को संभालती। वो उषा के पास आकर बैठ जाते। तानपुरे पर रखी हुई उषा की उंगलियों पर अपना हाथ रखकर पोजीशन ठीक करते। गाओ, शुरू करो। उषा घबरा के उनके चेहरे पर सुर ढूंढने लगती थी। उनकी बेताब उंगलियां तानपुरे पर किसी राग की खोज में कांपने लगती थीं। न गुले नगमा हूँ न पर्दे साज। वो इस मिसरे को तरह तरह से गाते, अपने साथ आवाज़ मिलाने को कहते। गुले नगमा किसे कहते हैं जानती हैं आप? किसी राग को साज से हम आहंग करने की जो खोज है, वही गुले नगमा है। फिर उनका हाथ उषा के हाथ पर आ जाता। दोनों साथ साथ राग की तरफ बढ़ते। धीरे धीरे उषा की आवाज़ दूर कहीं चली जाती। वो आफ़ताब के चेहरे पर सुर ढूंढने लगती और आफ़ताब की बेताब उंगलियां जाने किस राग की खोज में कहाँ चली जाती थी। फिर फ़ोन की आवाज़ पर आफ़ताब चौंक पड़े थे। हेलो मोहन, अमेरिका से बोल रहे हो? उषा अच्छी है। उषा इशारा करके कहती कि मोहन को मत बताओ मैं यहाँ हूँ। मैं तो चाहता हूँ इसे गज़ल गाना सिखाऊँ, मगर अभी तो मुझे इससे बहुत कुछ सीखना है। अच्छा, अब एक अच्छी बात सुनो। हम दोनों के साथ साथ गाए हुए कैसेट्स मार्केट में आ गए हैं। तुम्हारी उषा की आवाज़ पाकिस्तान में गूंज रही है। मम्मी, मम्मी, क्या आपको नींद आ रही है? निगी उषा को जगा रही थी। जैसे आज उषा अधूरी बात करके सो गई तो निगी फिर कभी न सो सकेगी। मुझे बताइए ना, आफ़ताब अंकल आपको संगीत कैसे सिखाते थे? उषा चौंक पड़ती, चारों तरफ देखती और फिर निगी को पहचान कर धीरे धीरे कहती, वो कहते थे राग तो समय अपने साथ लेकर आता है। जब एक बिरहन घोर अंधियारी में अपने प्रीतम को पुकारती है तो फिर भैरव के सुर सूरज को ढूंढ निकालते हैं, और घोर अंधियारी में केदार के सुर बिखर जाएं तो उसका पिया चांद बनकर आकाश पर चमकने लगता है। फिर वो आपके उस्ताद बन गए? निगी खुशी से बोली। उषा जाने कहाँ चली गई थी। बहुत दूर से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी अब। उन्होंने मुझे समझाया, कभी हम राग की तरतीब बदल देते हैं। आरदा का मतलब होता है सुरों का एक जगह से दूसरी तरफ जाना, और आरोही में पहले मकाम से फिर उसी तरफ लौट जाना। जब तुम सातवें सुर पर पहुंचोगी तो नी निखाद हर राग पूरा हो जाएगा। उषा आफ़ताब की तरफ देखती जाती थी। उसने 5 बरस तक संगीत सीखा था। वो जानती थी कि राग तो मन की पुकार हैं, उन्हें गाने वाला सरगम में बांध लेता है। तुम हमेशा निखात तक पहुँचते पहुँचते रुक क्यों जाती हो? आफ़ताब अहमद झुंझुला कर कहते थे। गाओ, गाओ ना उषा। वो उषा की तरफ झुक जाते। वो आफ़ताब के झुके हुए चेहरे को हटा देती थी। नहीं, मैं आखिरी सुरों को छूना नहीं चाहती। फिर क्या होगा? आप मुझे लौट जाने के लिए कहेंगे, आरोह की तरफ। वो बेबसी से उनकी तरफ देखती थी, मगर आफ़ताब उसका हाथ थाम लेते, हारमोनियम पर उंगलियां रखकर कहते, और फिर उनकी उंगलियां मेरे मन के किसी साज पर चली जाती थीं। अभी तो जाने कितने मकाम हैं जहाँ तुम्हें ठहरना है। सुर को ऊंचा ले जाना है। अलाप, तकरार, अलाहने, बहलावे, और फिर उसी सुर की तरफ लौट आना। फिर क्या हुआ मम्मी? फिर तुम्हारे डैडी शिकागो से इस्लामाबाद आए मुझे अपने साथ ले जाने को।
जब हम आखिरी बार आफ्ताब अहमद से मिलने गए तो मोहन ने मेरा हाथ पकड़ के उठाया। अब जल्दी चलो, फ़्लाइट का टाइम हो गया। मैं झट उस जगह से उठ गई जहाँ बैठने के लिए मैंने जाने कितना सोच विचार किया था। उस दिन आफ्ताब और मोहन हंसते रहे। एयरपोर्ट पर आफ्ताब कांप रहे थे। उन्होंने मुझे मोहन की तरफ धकेल दिया। तुम्हारी बीवी तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसका हाथ थाम लो। मगर मोहन ने मेरा हाथ नहीं थामा। मैं आज तक उनके पीछे पीछे चलती रही हूँ। जब हम डिपार्चर कैबिन की तरफ जाने लगे तो आफ्ताब ने पुकार के कहा, मोहन ज़रा ठहरो, एक बात सुन लो। हम दोनों पलट आए। कहो, क्या कहना चाहते हो? मोहन ने झुंझला कर पूछा। वो वो जाओ जाओ, अपने कांपते हाथ को उठाकर उन्होंने कहा। शराब ने तबाह कर दिया है इस शख्स को, मोहन ने बड़े दुख के साथ कहा। सिर्फ शराब ने? मगर मैंने ये बात मोहन से नहीं कही। मम्मी, आपको ये सब बातें अभी तक याद हैं? निगी बड़ी मोहब्बत से उषा की गोद में लेटकर उसे देख रही थी। 18 बरस हो गए, उषा ने दूर कहीं देखते हुए कहा। उसी साल तू पैदा हुई थी। आप पाकिस्तान से कब आई थी? किस महीने में? अब निगी उठकर बैठ चुकी थी। जनवरी में। और मैं कब पैदा हुई थी? अगस्त में। तुझे अपनी बर्थडे याद नहीं है? दोनों कुछ देर चुप रहीं। फिर उषा ने धीरे से कहा, तुम्हारे डैडी के दिल में भी ये शक था। उषा ने निगी का ठंडा हाथ थाम लिया। और आपको? निगी ने उषा का झुका हुआ सर ऊपर उठाया। मैं तो किसी राग की खोज में भटक रही थी। अभी बहुत से मकाम थे जहाँ सुर को ऊपर ले जाते हैं, अलाप, बहलावे, अलाप। मैं फिर उसी सुर की तरफ नहीं लौटी, निखात, जहाँ सातों सुर ख़त्म हो जाते हैं। निगी ने देखा, मम्मी आखिरी सुर के पीछे पीछे जा रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं, मगर उषा सोई नहीं थी। उसके चारों तरफ जाने कितने अंधेरे उजाले गड़बड़ हो रहे थे। एक बार आधी रात को फ़ोन की बेल सुनकर उषा जाग गई। मोहन गहरी नींद में था। उसने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया। हेलो उषा, मैं हूँ, मैं। हाँ हाँ तुम हो, कहो क्या बात है? उषा, मैं वो शेर भूल गया हूँ। आज उसे गुनगुनाने को जी चाह रहा है। कौन सा शेर था? ध्यान के आतिशदान में नासिर, बुझे दिनों का ढेर पड़ा है। उषा ने शेर सुनाकर फ़ोन रख दिया। ये गज़ल आफ्ताब ने कभी नहीं गाई थी। वो इस वक्त मुझसे कोई शेर सुनना चाहता था। उसने पलट कर देखा, मोहन गहरी नींद सो रहा था। मोहन सुबह उठा तो जैसे जागा ही नहीं था, सोया सोया, खोया खोया। एक बार आफ्ताब अंकल का फ़ोन मैंने उठाया था, निगी आहिस्ता से बोली। अच्छा? उषा ने ताज्जुब से पूछा। वो मुझसे पूछने लगे, तुम गुले नगमा हो? मैंने कहा, उसे तो मैं भी ढूंढ रही हूँ अंकल, मुझे बताइए कहाँ मिलेगी वो? आफ्ताब अंकल चुप हो गए। फिर आहिस्ता से बोले, जाने कौन सा वक्त था वो, जाने कौन सा राग था वो। निगी जानती थी अब मम्मी तानपुरा थाम कर अपनी आंखें बंद कर लेंगी और सोहनी के उदास सुर उन्हें अंधेरे में गुम कर देंगे। मम्मी, पाकिस्तान चलो ना, आफ्ताब अंकल से मिलने को जी चाहता है। उषा चौंक पड़ी। क्यों? तू आफ्ताब अहमद को क्यों देखना चाहती है? मम्मी, बात यह है कि निगी बेबसी से हाथ मलने लगी। मैं उन्हें देख लूँगी तभी तो पता चलेगा कि मैं उनसे क्यों मिलना चाहती थी। उषा डर गई। निगी एक सीआईडी इंस्पेक्टर की तरह उसके चेहरे पर किसी जुर्म का सुराग ढूंढ रही थी। मोहन ने निगी की बात सुनी तो झट पाकिस्तान जाने को तैयार हो गया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, उषा ने घबरा के कहा। क्यों? मोहन बोला। चलो तफरीह करेंगे, आफ्ताब से मिलेंगे, उससे गज़लें सुनेंगे। नहीं नहीं, बहुत बखेड़ा है मेरे लिए। यहाँ क्या छोड़ूं, वहाँ से क्या लाऊं? हम यहाँ से गुले नगमा ले जाएंगे और वहाँ से आफ्ताब की आवाज़ ले आएंगे। मगर अचानक दोनों मुल्कों के बीच लड़ाई का शोर मच गया। रास्ते बंद। दोनों मुल्कों के लीडरों ने अपने मिज़ाइलों का रुख एक दूसरे की तरफ कर दिया। आफ्ताब, यार हम नहीं आ सकते, तुमने अपनी मिज़ाइलों का रुख हमारी तरफ कर दिया है। नहीं, हम अपनी मिज़ाइलों का रुख उस तरफ कैसे कर सकते हैं यार, जहाँ गुले नगमा सो रही है। उषा से कहो अहीर भैरव शुरू कर दे,
मिसाइलों के धमाके सुनाई नहीं देंगे फिर। छोड़ो यार ये फजूल बातें, मोहन ने झुंझला कर कहा। तुम अपने आप को तानसेन समझ रहे हो कि मेघ मल्हार गाकर जंग के शोले बुझा दोगे? हम फनकार लोग जंग की आग कैसे ठंडी करेंगे ये बाद में बताएंगे। तुम जल्दी से अपना टीवी ऑन करो, लाहौर से मेरा प्रोग्राम हो रहा है। निगी ने जल्दी से पीटीवी ऑन किया। आफताब अहमद हाथ उठाकर आंखें बंद करके अहीर भैरव शुरू कर रहे थे। एक पत्थर जो दस्ते यार में है, फूल बनने के इंतज़ार में है।